गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 11वीं का भूगोल विषय का अध्याय 3 का लेक्चर 4 करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने भूकंप का जो टॉपिक था हमारा उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे पृथ्वी की संरचना के बारे में, जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है। तो इनको हम पहले भी जैसे थोड़ा सा इनके बारे में हमने किया था कि भूपरपट्टी है, मेंटल है और क्रोड है। आज हम इन्हीं को बहुत ही डिटेल में करेंगे। एक बार आप इस डायग्राम को देख लें ताकि आप इसको बहुत अच्छे प्रकार से समझ पाएँ। ये देखें आप, जो सबसे ऊपर का जो भाग है धरातल का उसको बोलते हैं भूपरपट्टी। और ये 0 से लेके 100 किलोमीटर तक जो क्षेत्र है, अंदर गहराई में जब हम 0 से 100 किलोमीटर तक जाते हैं तो उस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? भूपरपट्टी कहते हैं उसको। ठीक है, इसके नीचे आता है दुर्बलता मंडल। और मेंटल जो भाग है, मेंटल जो पार्ट है पृथ्वी की संरचना का, वो आता है जो 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्या बोलते हैं उसको? मेंटल, सेकंड जो पार्ट है। इसके फिर 2 पार्ट आते हैं, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल भी बोल सकते हैं। तो इसमें देखें, ऊपर का जो भाग है वो जो 400 किलोमीटर तक है उसको दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। और नीचे का भाग है 400 से लेकर 2900 किलोमीटर तक है, ये है मेंटल का भाग। और इसके बाद नेक्स्ट 2900 से लेके 6378 किलोमीटर की गहराई तक जो क्षेत्र उसको बोलते हैं क्रोड। अब क्रोड भी कहाँ तक है? 2900 से 5100 तक का जो भाग है वो द्रव रूप में है, लिक्विड फॉर्म में है, उसको बोलते हैं आउटर कोर, आउटर क्रोड या फिर आउटर कोर इसको बोला जाता है। और 5100 किलोमीटर से लेके 6378 किलोमीटर तक जो भाग है वो ठोस रूप में है, सॉलिड फॉर्म में है, उसको बोलते हैं इनर कोर। ठीक है, तो मेन तो 3 ही भाग है, भूपरपट्टी, मेंटल, क्रोड। और वैसे देखें तो 5 बन जाते हैं। भूपरपट्टी आती है, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, और इसी प्रकार ये बाह्य और आंतरिक जो क्रोड है वो 5 भाग इसके बनते हैं। अब देखिए एक को हम करेंगे डिस्कस। सबसे पहले बात करेंगे भूपरपट्टी, द क्रस्ट इसको बोला जाता है, क्रस्ट इसको जैसे कहते हैं। यह ठोस पृथ्वी का सबसे भारी भाग है, यह बहुत ही भंगुर है, जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति। भंगुर क्या होता है? जिसमें टूट फूट बहुत जल्दी हो जाए, हवा के कारण हो जाए या फिर जल के कारण हो जाए, तो इसमें टूट फूट जल्दी हो जाती है। भूपरपट्टी की मोटाई महाद्वीपों महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। अब अगर महाद्वीपों के नीचे देखेंगे ना, इसकी गहराई तो अलग है। महासागरों के नीचे अगर आप देखेंगे तो अलग। वो देखिए कैसे, महासागरों में भूपरपट्टी की मोटाई कम पाई जाती है। महासागरों के नीचे इसकी मोटाई औसतन 5 किलोमीटर है। केवल कितनी है? 5 किलोमीटर। जबकि महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब पर्वतों में देखेंगे तो और भी अलग है। पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे मोटाई और भी अधिक मिलती है। हिमालय पर्वत की अगर बात करें तो हिमालय पर्वत की श्रेणियों के नीचे 70 किलोमीटर तक पाई जाती है। औसतन बता दी 0 से 100 किलोमीटर तक का भाग हमने जैसे ऊपर बताया, लेकिन ये अलग अलग है। महाद्वीपों के नीचे अलग है, महासागरों के नीचे अलग है, पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे, सबके नीचे अलग अलग है। औसतन 0 से 100 किलोमीटर है। भूपरपट्टी भारी चट्टानों से बना है। इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी कि अगर इसके हम डेंसिटी की बात करें तो कितनी है? 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में इसकी डेंसिटी पाई जाती है। महासागरों के नीचे भूपरपट्टी की चट्टानें बेसाल्ट निर्मित है। किससे बनी है? बेसाल्ट से बनी है। और महासागरों के नीचे घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ऊपर बात की मैंने औसत की, वो कितना? 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। लेकिन महासागरों के नीचे घनत्व भी कम है और गहराई भी कम है। घनत्व कितना? 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो ये तो थी सबसे ऊपरी परत भूपरपट्टी। अब सेकंड जो लेयर है उसकी बात करते हैं, मेंटल, जिसको कहा जाता है भूगर्भ में परपट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोह अस्तांतय के से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। अब देखिए आप, एक क्वेश्चन जैसे आपका आता है कि भूपरपट्टी और जो मेंटल है उसको कौन अलग करता है, तो मोह अस्तांतय इसको बोला जाता है। ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र डार्क मैंने कर रखा है, इसी को बोलते हैं मोह अस्तांतय, यानी कि जो इनको अलग करता है दोनों को, मेंटल और भूपरपट्टी को। और मेंटल का जो ऊपरी भाग है उसे दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक है। कहाँ से लेके? जो भूपरपट्टी है, जो मोह अस्तांत है, उससे लेकर 400 किलोमीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा धरातल तक पहुंचता उससे उसका मुख्य स्रोत यही है। अब जो ये क्षेत्र है ये काफी महत्वपूर्ण है। किसके लिए? ज्वालामुखी के लिए, क्योंकि ज्वालामुखी से में जो भी लावा निकलता है वो कहाँ से आता है? इसी क्षेत्र से आता है।
भूपर पट्टी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं। अब इसको अच्छे से कर लें, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का इसमें से जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे जो लिख रखे हैं मैंने, ये आपके क्वेश्चन आगे मैं आपको दूंगी याद करने के लिए। तो देखिए इसमें जो भूपर पट्टी और मेंटल का ऊपरी भाग है उसको क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर का, दोनों का मिला हुआ भाग है। भूपर पट्टी भी आ जाती है इसमें, मेंटल भी आ जाती है। और गहराई देख लें आप, 0 से 200 किलोमीटर के बीच क्षेत्र पाया जाता है, जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्रोड की ओर। क्रोड जो तीसरा जो पार्ट है वो भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड को समझने में सहायता की। अब क्रोड का हमें कैसे पता लगा, जो भूकंपीय तरंगों का के बारे में हमने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, उसमें उन तरंगों के ही वेग से पता चलता है कि क्रोड किस प्रकार का है, उसको समझने में सहायता मिली है। क्रोड व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। अब 2900 से आगे क्या शुरू हो जाएगा, क्रोड शुरू हो जाएगा। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। मेंटल और क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा केंद्र में 6300 किलोमीटर की गहराई पर यह घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ने गहराई में बढ़ रहे हैं, जो घनत्व है ना वो बढ़ता जा रहा है। जैसे कि शुरुआत में बात की थी हमने, महासागरों में कम था, 3.5 जैसे ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर था, जबकि औसत अगर देखें तो वो ज्यादा है किसका, उसका हमारी भूपर पट्टी का। लेकिन क्रोड के अंदर देखेंगे आप तो जो ऊपरी क्रोड है उसमें तो कितना है ये लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। लेकिन 6300 किलोमीटर की गहराई पर जब हम चले जाते हैं तो वहां पर ये 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। क्रोड भारी पदार्थों जैसे क्या क्या निकेल लोहे का बना है। इसे नीफे परत के नाम से भी जाना जाता है। एक और क्वेश्चन, जैसे नीफे परत किसको कहते हैं, जो क्रोड का जो भारी पदार्थ है ना, जो लेयर उसकी है निकेल और लोहे की, उसी को क्या कहते हैं, इसको नीफे परत कहते हैं। तो ये थे हमारे 3 जो अलग अलग लेयर थी भूमि के अंदर की, वो लेयर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आज का रहेगा ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप। अब जैसे आपको मैंने शुरुआत जब इस लेसन की थी तो बताया था कि हम भूमि की आंतरिक संरचना कैसे जानते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों से जानते हैं। तो प्रत्यक्ष में तो जैसे हमने कर लिया, प्रत्यक्ष में तो जैसे हमारा ज्वालामुखी आ जाता है, और अप्रत्यक्ष जैसे हमने भूकंप को बहुत ही डिटेल से कर लिया था। तो ज्वालामुखी आप आज करेंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से निकलकर गैसें और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। यदि वह पदार्थ पृथ्वी के कुछ समय पहले बाहर आया हो या अभी निकल रहा है तो यह सक्रिय ज्वालामुखी कहलाती है। यानी कि अब इसके नाम अलग अलग हो जाते हैं। अगर अभी निकल रहा है लावा या फिर कुछ समय पहले ही निकला तो उसको क्या बोलेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में मैग्मा कहलाता है, और ऊपर आके क्या कहलाएगा, मेंटल के भाग में ये मैग्मा कहलाएगा। जब यह पदार्थ धरातल पर पहुंचता है तो इसे लावा कहा जाता है। अब क्या कहते हैं हम, यही कहते हैं ना कि ज्वालामुखी से लावा निकल रहा है, लेकिन इसको पृथ्वी के आंतरिक भागों में जैसे मेंटल के अंदर इसको क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है, ना कि लावा कहा जाता है। जो पदार्थ धरातल पर आता है उसे लावा प्रवाह, लावा में जमे टुकड़ों का मलबा, ज्वालामुखी बम, राख, धूल कण व गैसें जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, हाइड्रोजन, क्लोरीन व आर्गन शामिल होते हैं। यानी कि उसमें क्या क्या इतनी सारी चीजें, लावा होता है, लावा के जमे टुकड़े होते हैं, मलबा जैसे वो है, ज्वालामुखी बम है, ये सारे जो तत्व हैं ये सब चीजें उसके अंदर मिली होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। तो मुख्यतः ज्वालामुखी हम यहाँ पे 5 प्रकार के करेंगे। सबसे पहले जो ज्वालामुखी है सील्ड ज्वालामुखी। अब देखिए सील्ड ज्वालामुखी कौन से होते हैं, बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी में सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल होता है। अगर साइज की बात करें तो सबसे बड़ा कौन होता है, केवल बेसाल्ट प्रवाह को छोड़ दीजिए, ये भी एक प्रकार ज्वालामुखी का जिसको हम आगे करेंगे। इसको छोड़कर सील्ड ज्वालामुखी का दूसरा स्थान है हवाई द्वीप। इसके सबसे अच्छे उदाहरण हवाई द्वीप कहाँ पे है, प्रशांत महासागर के अंदर, जहाँ पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी जैसे विश्व के आते हैं, तो वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण, वहां पर सबसे ज्यादा इसी प्रकार के ज्वालामुखी मिलते हैं, सील्ड ज्वालामुखी जिनको कहा जाता है। अब ये देखिए किस प्रकार के होते हैं, ये ज्वालामुखी बेसाल्ट से बने हैं और लावा ठंडा होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत ही तरल होता है, बहुत ही लिक्विड फॉर्म में जैसे होता है। यदि किसी निकास नालिका से पानी भीतर चला जाए तो ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो जाता है। यानी कि जिस क्षेत्र में ज्वालामुखी फट रहा है, ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, अगर उस क्षेत्र में किसी नाली रूपी द्वार से अगर पानी अंदर चला जाए ना तो उसमें विस्फोट होने की संभावना भी होती है। इसमें लावा फवारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु बनाता है। अब डायग्राम कुछ आपका जो बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, जो नॉर्मली हम ज्वालामुखी के लिए बनाते हैं। तो इस प्रकार का इसका डायग्राम बनता है और सबसे ज्यादा इसी प्रकार के ज्वालामुखी पूरे विश्व में आते हैं।
मिश्रित ज्वालामुखी, इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व चिपचिपा लावा उद्गार होते हैं। ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं, यानी कि उनकी तुलना में ज्यादा खतरनाक है। और इनसे क्या निकलता है, उनसे तो क्या निकला था, बेसाल्ट और लिक्विड फॉर्म में जो लावा था वो निकला था, लेकिन यहाँ क्या निकलता है, चिपचिपा लावा निकलता है। इसलिए ये क्या होते हैं, ज्यादा विस्फोटक होते हैं। इसमें लावा के साथ जवल खंडास्मी यानी कि लावा के जमे टुकड़ों का मलबा, लावा के साथ साथ क्या निकलता है, टुकड़ों का मलबा, जिसको ज्वल खंडास्मी बोला जाता है, वह उसके साथ राख भी धरातल पर पहुंचती है। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों में जमा होने से मिश्रित ज्वालामुखी दिखते हैं। अब एक ज्वालामुखी नहीं दिखता, दूर से देखे तो कैसे दिखते हैं, मिश्रित ज्वालामुखी इसमें देखने को मिलते हैं। थर्ड जो पार्ट आता है वो आता है ज्वालामुखी कुंड का। ये सबसे खतरनाक ज्वालामुखी जो है उन्हीं की बात मैं कर रही हूँ। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। जब इनमें विस्फोट होता है तो इसका ऊंचा ढांचा नहीं बनता, बल्कि स्वयं नीचे धंस जाता है। यानी कि जो लावा है वो इतनी स्पीड से बाहर निकलता है कि वो इकट्ठा होने की बजाय फैल जाता है, पूरा दूर तक वो फैल जाता है। धसे हुए भाग को ही ज्वालामुखी कुंड कहते हैं। इसके लावा प्रदान करने वाले मैग्मा भंडार बहुत ही विशाल और आसपास होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ज्वालामुखी की एक शेप बनने की बजाय वो पूरा धंस जाता है, और धंसने से जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है, ज्वालामुखी कुंड कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, जो सबसे विशाल की बात हम कर रहे थे ना, उसी के ऊपर हम आएंगे। ये ज्वालामुखी अत्यंत तरल लावा उगलते हैं जो दूर तक फैल जाते हैं, यानी इनके द्वारा जो क्षेत्र बनेगा ना ज्वालामुखी क्षेत्र, वो सबसे ही विस्तृत होगा। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। और भारत का जो दक्कन ट्रैप है, अब आपको पता ही होगा भारत के दक्कन ट्रैप का, जिस पर महाराष्ट्र का पठार है, वह प्रवाह क्षेत्र का ही परिणाम। इसमें से आपको एक क्वेश्चन भी जैसे आएगा, एनसीईआरटी में दिया गया है, तो इसका उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए, जिसको प्रवाह क्षेत्र भी बोला जाता है, प्रवाह ज्वालामुखी भी बोला जाता है, और बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी भी इसको कहा जाता है। तो भारत का जो दक्कन ट्रैप है वो इसी प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है। और लास्ट आते हैं मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों से होता है। मध्य महासागरीय कटक श्रृंखला जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबे इसी के कारण बनी है। अब अगर आप एटलांटिक महासागर में चलें तो वहां पर महासागर के नीचे एक कटक बना हुआ है, यानी कि पानी के अंदर की जो पहाड़ियां उनको हम कटक जैसे बोलते हैं, तो वो इसी प्रकार के ज्वालामुखी से बनी है, जिनकी लंबाई लगभग 70,000 किलोमीटर है। तो ये था 5वां प्रकार। आज का जो आपका होमवर्क रहेगा वो देख लीजिए आप, दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी के उद्गार का परिणाम है। अभी मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, ये सील्ड से बना है, मिश्र या मिश्रित से बना है, प्रवाह से बना है या कुंड से बना है। अब देखिए सील्ड भी नहीं है, इसकी तो शंकु प्रकार क्या करती थी, मिश्रित भी नहीं है, कुंड में तो फैल जाता है सारा मटेरियल, और प्रवाह मैंने अभी बताया था, प्रवाह जो ज्वालामुखी है बेसाल्ट प्रवाह उसी प्रकार का है। निम्न में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है, स्थल मंडल को कौन वर्णित करता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका है। ऊपरी व निचला मेंटल, भूपटल व क्रोड़, भूपटल व ऊपरी मेंटल, और मेंटल व क्रोड़। तो कौन सा बताया था, भूपटल, भूपर पट्टी कोई जैसे कहते हैं हम, भूपर पट्टी का ही नाम है। तो यहाँ पे आपका जो मैंने बताया था वो बताया था भूपर पट्टी, और ऊपरी मेंटल का जो भाग है वो आता है स्थल मंडल के अंदर, लगभग 10 से लेके 200 किलोमीटर तक इसकी मैंने आपको गहराई बताई थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की प्रमुख परतों का विस्तारपूर्वक वर्णन करें। तीनों का आपको डिटेल में वर्णन करना है यहाँ पे, क्योंकि आपका महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से आता है। आपको यहाँ पर भूपर पट्टी, मेंटल और क्रोड़ तीनों दिखानी है, और डायग्राम भी आप बनाए तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। महासागर और महाद्वीपों के नीचे भूपर पट्टी की मोटाई कितनी है, दोनों के अलग अलग बताई थी ना मैंने आपको, दोनों अलग अलग बतानी। महासागर के नीचे से कम बताई थी, महाद्वीपों के नीचे ज्यादा बताई थी, आपको बतानी है। परपट्टी और मेंटल के बीच में स्थित भाग या अस्तांत्य क्या कहलाती है, तो ये मैंने आपको बताया था मोहो अस्तांत्य जैसे इसको बोला जाता है, जो हमने कर ली थी मेंटल के अंदर, तो इसको भी आप करें। मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, इसका विस्तार कितना है, मेंटल के 2 भाग बताए थे ना मैंने आपको, ऊपरी भाग और निचला भाग, तो इसका एक नाम और था वो आप बताएं, और इसका विस्तार कहाँ तक है ये भी आपको बताना। अगर आप डायग्राम को गौर से देख रहे हो तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। मेंटल का विस्तार कितने किलोमीटर तक है, टोटल बताना आपको, ऊपरी मेंटल का अलग बताना है, और टोटल जो मेंटल का विस्तार है कहाँ से कहाँ तक वो भी आपको यहाँ पे करना है।
क्रोड का विस्तार कितने किलोमीटर तक है, ये भी अगर आप डायग्राम देख लें तो उसमें मैंने दिखा रखा है 6378 किलोमीटर है। और शुरुआत कहाँ से है, 2700 किलोमीटर से शुरू होता है मेंटल के नीचे से। निचला क्रोड किन पदार्थों का बना है और ज्वालामुखी प्रकार का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी कौन से हैं। इन सब के आंसर अगर आप देखें गौर से तो वीडियो में मैंने इनके आंसर के क्वेश्चन नंबर डाल रखे हैं, वहाँ से आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। इनको फेयर नोटबुक में उतारें और याद करें। थैंक यू।